जी, आज हम 21वें चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं और 21वां चैप्टर भी जो प्रीवियस हमारी स्कीम थी बोर्ड की उसके अतबार से ये लॉन्ग में आता नहीं है, लेकिन इस बार मुमकिन है कि स्कीम तब्दील हो जाए, इसीलिए इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग भी पूरी तवज्जो से इसको पढ़िएगा। समझ आने वाला ये चैप्टर, अगर समझ नहीं आएगा तो याद करना जो है ना वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो सेल साइकिल, सेल साइकिल का मतलब ये है कि एक सेल इधर मौजूद है, लाइक ये एनिमल का सेल है या पौधों का सेल है, दरम्यान में उसका न्यूक्लियस मौजूद है। ये डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करके दो में तब्दील हो जाएगा। ये जो दो नए बनेंगे इनको क्या नाम देंगे? इनको नाम देंगे जी डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। तो इसी डिवीजन के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेप्स हो रहे होंगे, मुख्तलिफ चेंजेस आ रही होंगी, उन चेंजेस के अबाउट जो है ना वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम देखेंगे सेल जो है ना वो डिवाइड करने के लिए क्या एकदम से डिवाइड हो जाएगा? इधर पड़ा हुआ है जादू से वो एकदम एक से दो हो जाएंगे? नहीं, एक सेल इधर मौजूद है, उसमें कुछ चेंजेस आएंगी, फिर चेंजेस आएंगी, फिर चेंजेस आएंगी, मुख्तलिफ चेंजेस आती चली जाएंगी। फिक्र ना कीजिएगा, इन चेंजेस को जो है ना वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएंगी। मुराद ये है कि इधर वो चेंजेस आती चली जाएंगी और उसके नतीजे के दौर पे एक से जो है ना वो दो बन जाएंगे, एक सेल से दो बन जाएंगे। इधर ये जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं उन तब्दीलियों के मजमूए को सेल साइकिल बोला जाएगा। इसमें कई सीक्वेंस यानी तरकीब हर कई तरह की जो है ना वो तब्दीलियां आएंगी, जिसके अंदर जो ये सेल होगा ये स्पीड से रैपिडली ग्रो करेगा, बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा और उसके नतीजे के तौर पे इसके अंदर जो डीएनए मौजूद होगा, डीएनए की कॉपीज बनेगी, डीएनए डिवाइड करेगा, कॉपी बनाएगा और उसके नतीजे के तौर पे एंड पे जो है ना हमें एक से दो सेल मिल जाएंगे। सो द सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सेल के अंदर तरतीब हर कई तब्दीलियां आएंगी विच इन्वॉल्व्स अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, जिसके अंदर एक वो पीरियड आएगा, वक्त आएगा जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से रैपिडली ग्रो करेगा और उसके बाद इसके अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ होगा, जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होगा, उसकी कॉपी बनेगी और कॉपी बनने के बाद ये डिवाइड करेगा। वो जितनी भी तब्दीलियां आएंगी उन तब्दीलियों के मजमूए को हमने नाम दे दिया है सेल साइकिल। अब उन चेंजेस को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना होगा कि सेल जो है ना वो डिवाइड ही क्यों करेगा, उसको डिवाइड करने की जरूरत क्या होगी, व्हाई इट डिवाइड्स, डिवाइड क्यों करेगा? आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, डिवाइड क्यों करेगा? तो देखें जी, ये डिवाइड क्यों करेगा? ये एक छोटा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, इसकी बॉडी में ना ग्रोथ होनी है, ये बड़ा होगा, ग्रोथ होगी, फिर ये और बड़ा होगा और इसकी बॉडी में ग्रोथ होगी। ये जो ग्रोथ का अमल है ना, ग्रोथ का अमल है, इसके लिए डिवीजन जरूरी है। सेल डिवाइड करेंगे, ऐड होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और उसके नतीजे के तौर पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ होगी। लेट्स सपोज 1 लाख सेल मौजूद है, 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख से और बढ़ के 4 लाख हो जाएंगे, 8 लाख हो जाएंगे, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे और उसके नतीजे के तौर पर ग्रोथ का अमल जो है ना वो कंटिन्यू होगा। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई चोट लग जाती है, वाउंड आ जाता है, जख्म आ जाता है, तो हम देखते हैं स्किन के ऊपर अगर कोई जख्म आ गया है तो कुछ वक्त के बाद वो जख्म जो है ना उसके अंदर हीलिंग शुरू हो जाएगी, हीलिंग वो भरना शुरू हो जाएगा, मुंदमिल होना शुरू हो जाएगा। तो जख्म के भरने के लिए स्किन की या बॉडी की उस जगह पे भी सेल्स डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके उस जख्म को भर देंगे। अगर कहीं पे कोई हड्डी बोन टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, तो उस टूटी हुई हड्डी के भी जो टिश्यूज होंगे वो भी ग्रो करेंगे, वो भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उस टूटी हुई हड्डी को जो है ना वो दोबारा जोड़ देंगे, बना देंगे। तो इसको भी हम हीलिंग में ही रखेंगे, हीलिंग ऑफ वाउंड एंड बोन। तो ये दो रीजंस ये होगी जो जरूरी है। ग्रोथ के लिए डिवीजन जरूरी है, ग्रोथ के लिए डिवीजन जरूरी है, हीलिंग के लिए डिवीजन जरूरी है। और नंबर 3, तीसरे नंबर पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट बना करते हैं, गैमीट। उन गैमीट में एग भी होंगे, अगर फीमेल की बात करें और मेल की बात करें तो स्पर्म्स होंगे, स्पर्म्स। ये एग और स्पर्म्स ये भी डिवीजन के जरिए बनेंगे, ये भी डिवीजन के जरिए बनेंगे। अब एक चीज और नोट करनी है आप लोगों ने, ये दो अमल है ना, ग्रोथ के लिए और हीलिंग के लिए जो डिवीजन होनी है वो डिवीजन किसके जरिए होनी है? वो डिवीजन होनी है जी माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस के जरिए।
जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इस केस में जो एग बनेगा और स्पर्म्स बनेंगे वो भी डिवीजन के जरिए बनेंगे, लेकिन वो डिवीजन किसके जरिए होगी? माइटोसिस के जरिए होगी? नो, वो डिवीजन जो है ना वो मियोसिस के जरिए होगी, मियोसिस के जरिए होगी। तो नॉर्मल जो भी बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज होंगे, नॉर्मल टिश्यूज जिनको हम नाम देंगे सोमैटिक टिश्यूज या सेल्स, सोमैटिक सेल्स, बॉडी के सेल्स, वो किसके जरिए डिवाइड करेंगे? माइटोसिस के जरिए। और अगर हम एग और स्पर्म्स की बात करें, जिन्हें हम नाम देंगे जर्मलाइन सेल्स, जर्मलाइन सेल्स, ये किसके जरिए डिवाइड करेंगे? ये डिवाइड करेंगे जी मियोसिस के जरिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी में माइटोसिस किन सेल्स के अंदर होगी, आप बोलेंगे सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मियोसिस किन के अंदर होगी, जर्मलाइन सेल्स के अंदर मियोसिस होगी। जर्मलाइन सेल जब बनेंगे तो वो किसके जरिए बनेंगे? एग और स्पर्म जब बनेंगे वो किसके जरिए बनेंगे? वो बनेंगे जी मियोसिस के जरिए। तो ये दो बातें होगी, एक सेल डिवाइड किस तरीके से करेगा और डिवाइड क्यों करेगा, किस तरीके से नहीं, क्यों करेगा, व्हाई इट डिवाइड्स। और नंबर 2, माइटोसिस कब होगी? जब सोमैटिक सेल्स ने डिवाइड करना है। और मियोसिस कब होगी? जब जर्मलाइन सेल्स ने डिवाइड करना है, या जब एग या स्पर्म्स वगैरह यानी गैमीट बनेंगे उस वक्त मियोसिस होगी, मियोसिस के जरिए बनेंगे। जबकि बॉडी के जो बाकी टिश्यूज बनेंगे वो किसके जरिए बनेंगे? वो माइटोसिस के जरिए बनेंगे। तो इधर तक बात, एक बात कंप्लीट होगी। मैं जो है ना उसको इरेज कर देता हूँ और अगली हम बात शुरू करेंगे। यस, इसको मैं रेज कर रहा हूं जी, डिवाइड क्यों होंगे। अब आगे जो हमने पढ़ना है ना वो ये पढ़ना है कि ये डिवीजन होगी किस तरीके से। जो मियोसिस और माइटोसिस होगी यानी डिवीजन होगी वो किस तरीके से होगी। डिवीजन शुरू होने से पहले एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रेपरेटरी फेज आएगा, प्रेपरेटरी स्टेज या प्रेपरेटरी फेज होगी। आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, लेट्स सपोज आप जो है ना किसी शादी पे जाना है, किसी दूसरे सिटी शादी पे जाना है। वो शादी कितने दिन की होगी? 2 दिन या 3 दिन की होगी। लेकिन उसके लिए यानी जो फंक्शन होगा, वैसे तो शादी पूरी जिंदगी चलेगी, लेकिन वो जो फंक्शन होगा वो कितने दिनों का होगा? या 2 या 3 दिनों का होगा। लेकिन उसके लिए तैयारी कितने दिनों की होगी? वो मे भी 1 महीने के लिए तैयारी हम करते रहे। कभी बाजार जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए, कभी जूते लेने के लिए, कभी ज्वेलरी लेने के लिए, कभी ब्यूटी पार्लर का जो है ना वो टाइम लिया जा रहा है। तो तैयारी उसकी बहुत लंबी होगी। जबकि जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन तो 2-3 दिन का होगा, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होगी वो बड़ी लंबी होगी, वो महीना भी चल सकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी है कि जो डिवीजन होगी, जो डिवीजन होगी वो टोटल, अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो टोटल जो डिवीजन होगी वो 24 घंटों के अंदर मुकम्मल होगी। और इन 24 घंटों में जो 23 घंटे और 30 मिनट लगेंगे, 23 घंटे और 30 मिनट लगेंगे, ये लगेंगे प्रेपरेशन में, तैयारी में, प्रेपरेशन में। और जो डिवीजन होगी वो कितनी देर के लिए होगी? वो 30 मिनट के अंदर डिवीजन हो जाएगी। जो माइटोसिस होगी, डिवीजन होगी, वो कितने वक्त में मुकम्मल हो जाएगी? वो आधे घंटे में मुकम्मल हो जाएगी। और जो तैयारी करनी पड़ेगी उस तैयारी में कितना वक्त लगेगा? उसमें 30 घंटे और 30 मिनट लगेंगे। तो तैयारी जो है ना वो एक लंबे वक्त के लिए करनी पड़ती है। वो जो तैयारी का अमल होगा, प्रिपरेशन होगी, उस अमल को हम बोलेंगे जी इंटरफेज, इंटरफेज, इंटरफेज। जबकि जो डिवीजन होगी वो माइटोसिस के जरिए होगी या मियोसिस के जरिए होगी, वो बाद में करेंगे। अभी माइटोसिस को जो हम देखेंगे तो इंटरफेज में कितनी देर लगेगी? लंबा वक्त लगेगा, 30 घंटे और 30 मिनट लगेंगे। और माइटोसिस जो डिवीजन होनी है उसमें कितना वक्त लगेगा? उसके लिए आधा घंटा जो है ना वो सफिशिएंट हो, आधे घंटे में डिवीजन मुकम्मल हो जाएगी। तो तैयारी लंबे वक्त के लिए करनी पड़ेगी। इधर हमने तैयारी की जो स्टेज है ना वो लिख दी हुई है इंटरफेज, इंटरफेज। इसके लिए मैं इधर और वर्ड भी लिख देता हूं, प्रेपरेटरी, प्रेपरेटरी फेज, प्रेपरेटरी फेज। ये कब होगा? देखें, लेट्स सपोज ये एक सेल है और ये अभी वजूद में है, अभी बना है, अभी ये बन गया, अभी बना है डिवीजन के जरिए। अब बनने से लेके जब इसने डिवीजन शुरू करनी है और डिवीजन शुरू करके 2 में डिवाइड होना है, जो दरमियान का पूरा वक्त होगा उस वक्त में ये क्या करेगा? ये तैयारी करेगा और उस तैयारी के अमल को बोलेंगे इंटरफेज।
अब चूंकि उस वक्त ये डिवाइड नहीं हो रहा होता और सिर्फ तैयारी कर रहा होता है, तो इसलिए गलती से बालूकात इसको जो है ना वो रेस्टिंग फेज भी बोल दिया जाता है, लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं है। इसमें तो ये बड़ी मेहनत कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, अपने लिए तैयारी मुकम्मल कर रहा होता है, तो गलती से मिस्टेकनली बुक में भी इसको मिस्टेकनली लिख दिया गया है रेस्टिंग फेज, लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं है, ये तो प्रेपरेटरी फेज है। और उसके दौरान थोड़ा रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही होगी, रेस्ट नहीं हो रहा होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही होगी। तो इंटरफेज, प्रेपरेटरी फेज, कितना वक्त लगेगा? 23 घंटे और 30 मिनट लगेंगे इसमें। और इसको हमने जो है ना मुख्य स्टेजेस में डिवाइड कर दिया हुआ है। स्टेजेस में जाने से पहले डेफिनेशन को देख लीजिए। ये वो पीरियड होगा सेल साइकिल का जब एक डिवीजन मुकम्मल हुई और उसके बाद अगली डिवीजन शुरू हुई, एक डिवीजन मुकम्मल हुई, अगली शुरू हुई, दरमियान का जो वक्त होगा पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, दो डिवीजन के दौरान एक डिवीजन एंड हो गई, अगली शुरू होगी, दरमियान का जो वक्त होगा, दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के दरमियान का वक्त होगा, वो कहलाएगा जी इंटरफेज। और ये रेस्टिंग फेज होगा? नो, रेस्टिंग फेज नहीं होगा, ये रैपिड ग्रोथ की स्टेज होगी, रैपिड ग्रोथ हो रही होगी। अब आगे जो है ना उसकी हमने मुख्य स्टेजेस बना दी हुई हैं। स्टेज नंबर 1, G1 फेज। G1 फेज, दिस इज द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें बहुत रैपिड एक्टिविटीज हो रही होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज हो रही होती है? सेल ग्रोज इन साइज, वो अपने आप, क्योंकि एक ने डिवाइड होकर दो में तब्दील होना है, तो उसके लिए वो पहले क्या करेगा? वो ग्रो करेगा और ग्रो करके थोड़ा बड़ा होगा, लाइक वो इतना मौजूद है, वो क्या करेगा? वो ग्रो करेगा और ग्रो करके अपने साइज को बढ़ाएगा, ताकि जब वो डिवाइड हो तो उसके अंदर से जो है ना वो दो बन सके। तो इसके अलावा कुछ एंजाइम्स, स्पेसिफिक एंजाइम्स जिनकी आगे चल के जो है ना वो जरूरत पड़ेगी, वो भी इधर तैयार करके रख लिए जाएंगे, क्योंकि आगे चल के माइटोसिस के अंदर उनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो उन एंजाइम्स को यहीं पे तैयार करके रख लिया जाएगा। और इसके अलावा आगे चल के डीएनए की भी तो कॉपी बनानी है ना। एक से जब दो सेल बनेगी तो दोनों को एक एक डीएनए देना है, तो उस डीएनए को बनाने के लिए उसके जो यूनिट होंगे, एक डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए जो जरूरी यूनिट होंगे वो इधर ही तैयार करके रख लिए जाएंगे। अब ये तीन काम मुकम्मल होंगे तो हम कहेंगे G1 फेज मुकम्मल हो गई। G1 फेज मुकम्मल हो गई, सेल बड़ा होगा, एंजाइम को तैयार करेगा और डीएनए के यूनिट बना के रख लेगा। ये तीन काम किसमें करेगा? G1 फेज के अंदर करेगा। और अब इसके बाद अगली स्टेज जो शुरू होगी वो होगी जी S फेज। S का वर्ड जो है ना वो सिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है। सिंथेसिस, तैयारी, सिंथेसिस तैयारी। किसकी तैयारी? डीएनए की एक कॉपी बनाने है, एक कॉपी की तैयार करना है। जेनेटिक मटेरियल इज डबल्ड, जेनेटिक मटेरियल जो है ना उसकी एक कॉपी बना के रख ली जाएगी, जब ताकि आगे चल के जब एक से दो सेल बनेंगे, एक कॉपी इसको दे दी जाए और एक इसको दे दिया जाए, दो बना लिए जाएंगे, एक ओरिजिनल मौजूद है और उसकी कॉपी बना के रख ली। अब एस फेज के बाद अगली जो स्टेज आएगी वो होगी G2 फेज। G2 फेज में अब जितनी बाकी रह गई है तैयारियां उनको मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाइक आगे चल के जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होगी, आगे चल के क्रोमोसोम की मूवमेंट होगी, उन क्रोमोसोम की मूवमेंट को करवाने के लिए एनर्जी को इधर बना के रख लिया जाएगा। क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए जो एनर्जी जरूरी होगी उस एनर्जी को इधर बना के रख लिया जाएगा। और क्या क्या किया जाएगा? आगे चल के हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे। उन स्पिंडल फाइबर के जो सब यूनिट होंगे उनको बनाने वाले होंगे आरएनए के, और माइक्रोट्यूब्यूल के सब यूनिट यानी उनको बनाने के लिए जो छोटे छोटे चीजों की जरूरत होगी वो भी G2 फेज में बना के रख ली जाएंगी। अब इसमें तीन स्टेज होंगे बेटा। नंबर 1 G1 फेज। G1 फेज में क्या करेगा? बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ग्रो करेगा और अपने लिए इन लाइन को तैयार कर लेगा। और क्या करेगा? डीएनए के यूनिट बना के रखेगा जिनके जरिए बाद में कॉपी बना ली जाएगी एस फेज के अंदर। तो जो यूनिट बना के रख लिए थे एस फेज में, उन यूनिट्स को इस्तेमाल करके जो जेनेटिक मटेरियल होगा यानी डीएनए होगा उसकी कॉपी बना के रख ली जाएगी, ताकि आगे चल के वो दोनों में डिवाइड हो जाए दो सेल के अंदर। अब G2 फेज, इसमें क्या होगा? आगे जो क्रोमोसोम की मूवमेंट आनी है अगली स्टेज के अंदर, उसको मूवमेंट को करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, वो एनर्जी बना के रखी जाएगी। और क्या किया जाएगा? आगे चल के जो माइक्रोट्यूब्यूल बनने हैं और आरएनए बनना है उसको बनाने के लिए जो छोटे छोटे सब यूनिट्स की जरूरत होगी वो भी इधर बना के रख लिए जाएंगे। तो इधर तक हमारी इंटरफेज जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगी G1 फेज। इसके लिए कितना वक्त लगेगा? 9 घंटे लगेंगे।
एस फेज इसके लिए कितना वक्त लगेगा, 10 घंटे लगेंगे। और जी टू फेज में कितना वक्त लगेगा, 4.5 घंटे लगेंगे। और ये कुल मिला के जो है ना वो 23 घंटे और 30 मिनट हो जाएंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। बाकी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा। ह्यूमन में 24 आवर्स वक्त लगता है, 24 घंटे लगते हैं एक डिवीजन को मुकम्मल होने में। जबकि अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है, जैसे बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है यीस्ट की, तो उसमें कितना वक्त लगेगा, उसमें 90 मिनट में पूरी डिवीजन मुकम्मल हो जाएगी, जल्दी मुकम्मल हो जाएगी, जल्दी डिवाइड हो जाएगा। 90 मिनट में यीस्ट का जो सेल होगा वो डिवाइड करेगा। जबकि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर डिवीजन कितने वक्त में होगी, 24 घंटों में होगी। 24 घंटे का वक्त लगेगा एक डिवीजन को मुकम्मल करने के लिए। अब इंटरफेज मुकम्मल होगी। अब इंटरफेज के बाद डिवीजन फेज शुरू हो जानी है। डिवीजन फेज अब सेल डिवाइड करने लगेगा। लेकिन कुछ सेल जो होंगे ना वो आगे डिवाइड नहीं करेंगे, वो डिवाइड होना बंद कर देंगे और वो एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चले जाएंगे। जिस स्टेज को बोलेंगे G0 फेज या G0 फेज। G0 फेज इसके अंदर जो भी सेल इस स्टेज में एंटर हो गया वो डिवाइड करना बंद कर देगा, वो डिवाइड नहीं होगा। लाइक हमारा जो हेड है, इसके सेल्स भी एक मखसूस स्टेज के बाद जो है G0 फेज में चले जाएंगे और डिवाइड होना बंद कर देंगे। अगर डिवाइड नहीं होगा तो आपको पता है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से आइज में जो लेंस मौजूद है वो मुस्तकिल तौर पे G0 फेज में चले जाते हैं और वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन भी कभी बॉडी में डिवाइड नहीं होंगे, वो भी G0 फेज में चले जाएंगे और मुस्तकिल तौर पे ये G0 फेज में रहेंगे। जबकि बॉडी के कुछ टिश्यूज ऐसे भी होंगे जो आर्जी तौर पे G0 फेज में चले जाएंगे और डिवाइड होना बंद कर देंगे। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो दोबारा डिवीजन शुरू कर लेंगे। तो कुछ किडनी वगैरह के जो होंगे वो आर्जी तौर पर टेम्पररी जाएंगे, जबकि आई लेंस और न्यूरॉन जो है ना ये मुस्तकिल तौर पर G0 फेज में चले जाएंगे और ये डिवाइड होना बंद कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस होगी इंटरफेज की। अब मैं आपको आगे जो है ना माइटोसिस पढ़ाने वाला हूँ और इसको मैं इरेज कर दूंगा। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो वो ले लीजिए। अभी इसको इरेज करके जो है ना वो हम आगे चलेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। चलें जी, अब मैं इंटरफेज को इरेज करने वाला हूँ। अगली स्टेज जो हम पढ़ेंगे ना वो माइटोसिस की स्टेज होगी। माइटोसिस की डिवीजन स्टेज, इधर डिवीजन शुरू हो जाएगी। ये आप देख लीजिए माइटोसिस, दिस इज डिवीजन फेज। इसमें एक डिवाइड होकर दो में तब्दील हो जाएगा। और ये माइटोसिस का वर्ड जो है ना ये ग्रीक जबान में माइटोस के वर्ड से निकला हुआ है। माइटोस जिसका मतलब होगा थ्रेड, धागे, थ्रेड्स, धागे। ये नाम क्यों दिया गया? दो बायोलॉजिस्ट वाल्डर फ्लेमिंग और स्ट्रैसबर्गर, स्ट्रैसबर्गर और वाल्डर फ्लेमिंग, इन्होंने जो है ना वो स्टडी किया। क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट होंगे वो मुस्तकिल तौर पे स्टडी करते रहते हैं, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते रहते हैं। तो एक बार ये सेल को स्टडी कर रहे थे। किस वक्त स्टडी कर रहे थे? जब वो डिवाइड हो रहा था। उसके अंदर इन्होंने धागे देखे, कुछ लंबे लंबे धागे इनको नजर आए। तो धागे नजर आए, धागे तो हम बोल रहे हैं, इनकी जबान में धागे को क्या बोला जाता था? माइटोस। तो वो धागों को देख के इन्होंने नाम जो है ना माइटोसिस दे दिया। ये जो वाल्डर फ्लेमिंग है इसने एनिमल्स के सेल को स्टडी करके उसके अंदर डिवीजन केमल को देखा था। और स्ट्रैसमैन ने जो है ना वो पौधों के अंदर डिवीजन केमल को देखा था। तो ये होगी इनकी डिस्कवरी। अब माइटोसिस जो है ना वो आगे दो स्टेजेस में डिवाइड है। माइटोसिस दो स्टेजेस में डिवाइड है। उस स्टेजेस देख लीजिए। माइटोसिस एक स्टेज इसकी होगी जिसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक स्टेज को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। लफ्ज़ जो कैरियो है ना ये न्यूक्लियस के लिए यूज हुआ करता है, न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब है डिवाइड होना, डिवीजन। तो ये किसकी डिवीजन होगी? यस, ये न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। और साइटो मीन्स सेल या साइटोप्लाज्म, और अगेन काइनेसिस मीन डिवीजन। तो उसके अंदर किसकी डिवीजन होगी? इसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। ये जो है ना हम बाद में पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस को हम पेंडिंग कर रहे हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इसको लेंगे कैरियोकाइनेसिस को। आगे इसको ना मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। जो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी उसको मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूक्लियर डिवीजन? न्यूक्लियस की डिवीजन से मुराद क्या है? ये एक न्यूक्लियस मौजूद है, तो ये किस तरीके से डिवाइड होगा?
यूं डिवाइड हो गया किधर किधर नहीं, न्यूक्लियस के डिवीजन से मुराद ये है एक्चुअली अंदर इसके जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है, वो डिवाइड होंगे और डिवाइड होके डबल हो जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे और कुछ इधर आ जाएंगे, कॉपी बनेगी, डिवाइड होंगे इधर इधर आ जाएंगे और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो ये दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे एक न्यूक्लियस। तो एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं ना न्यूक्लियस की डिवीजन, तो उसका मतलब हमने किसकी डिवीजन पढ़नी है? न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, एक से दो में तब्दील होगा, लेकिन एक्चुअली हमने इधर क्रोमोसोम की डिवीजन के अबाउट पढ़ना है, क्रोमोसोम्स की डिवीजन के अबाउट, यानी जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन के अबाउट पढ़ना है। तो इसको आगे मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है कैरियोकाइनेसिस को। स्टेज नंबर 1, दिस इज नोन एज प्रोफेज। और अगले स्टेज को हम बोलेंगे जी मेटाफेज। और उस अगले स्टेज को बोलेंगे एनाफेज और आखिरी स्टेज को बोलेंगे टीलोफेज। इन स्टेजेस के मुकम्मल होते ही हमारी कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद जो है ना हम साइटोकाइनेसिस के अबाउट बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इसको देख रहे हैं जी कैरियोकाइनेसिस में, और इसके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो ये प्रोफेज होगा। आपको ये समझ आना चाहिए, बाकी जो है ना वो बहुत ईजी है, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसको जरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। लेट्स सपोज ये एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, बड़ा करके। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होगी जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। और इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर एक इधर चीज पड़ी हुई होगी, एक ऑर्गेनेली पड़ी हुई होगी, स्ट्रक्चर पड़ी हुई होगी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जी सेंट्रियोल। और अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा, धागे मौजूद होंगे, छोटे छोटे धागे हमें नजर आएंगे। इन धागों को बोलेंगे क्रोमोसोम। नहीं, अभी ये क्रोमोसोम नहीं है, अभी ये क्रोमैटिन मटेरियल कहलाएंगे, क्रोमैटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल। और इसके अलावा एक इधर डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर मौजूद होगी, डार्क कलर की एक स्ट्रक्चर मौजूद होगी, और उस स्ट्रक्चर को आप नाम दोगे न्यूक्लियोलस। अब बाकी माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होगा, गोल्गी बॉडीज भी मौजूद होंगे, बाकी सब भी मौजूद होगा, लेकिन वो हम इधर बना नहीं रहे क्योंकि इनका जो है ना वो डिवीजन में कोई बड़ा अमल दखल नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम इधर ड्रॉ कर ली हुई हैं। तो नंबर 1 जो चीज़ होगी ये होंगे जी छोटे छोटे धागे, ये यूं पड़े हुए हैं, अलग अलग यूं छोटे छोटे पड़े हुए हैं। अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिए, एक धागा जो है ना वो इतना बड़ा हुआ है और यूं पड़े हुए हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं, और एक ये है कि वो यूं क्वाइल हो चुके हैं, बंद आ चुके हैं उनके अंदर, वापस में जुड़ चुके हैं। आपको कौन सा धागा जो है ना वो इजीली नजर आ रहा है? ये जो अकेला पतला धागा है, थिन है पतला धागा, ये नजर आ रहा है, या ये जो क्वाइल हो चुका है? बायोलॉजी में हम इसको बोलेंगे कंडेंस हो चुका है, ये वाला कंडेंस हो चुका इजीली नजर आएगा, या ये जो अलग अलग पतले धागे बड़े हुए हैं ये इजीली नजर आएंगे? ये जो कंडेंस हो चुका होगा ये इजीली नजर आएगा क्योंकि वो छोटे छोटे धागे जो है ना वो मिल गए और मिल के मोटे हो गए, और मोटे हो गए वो इजीली नजर आ जाएंगे। ये भी इधर ये अलग अलग पड़े हुए हैं, जब तक ये अलग अलग पड़े होंगे ये नजर नहीं आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब तक ये धागे अलग अलग न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, क्रोमैटिन की शक्ल में पड़े हुए हैं, उस वक्त तक ये हमें अलग अलग नजर नहीं आएंगे। नजर कब आएंगे? जब ये मोटे हो जाएंगे आपस में जुड़ के, यानी कंडेंस होके, जब कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होके ये एक यूं स्ट्रक्चर बना देंगे और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। लेकिन ये क्रोमोसोम इसके अंदर बन चुके होंगे लाइक दिस, लेकिन ये क्रोमोसोम इस शक्ल में मौजूद नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने ना एस फेज पढ़ा था, एस फेज, और एस फेज के अंदर हमने पढ़ा है कि जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो डबल हो चुका है, उसकी कॉपी बन चुकी है एस फेज के अंदर। तो अभी ये भी डबल हो चुका है, ये एक क्रोमोसोम है और ये डबल होके इसके अलावा एक जो है ना वो इधर कॉपी बन चुकी है। ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम।
और एक उसकी क्या बन चुकी है, कॉपी बन चुकी है। अब मैं इसको क्या दो क्रोमोसोम बोलेंगे? नो 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 नो, अब इसको दो क्रोमोसोम नहीं बोल रहे हैं, गिनती में ये एक ही आएगा। एक क्रोमोसोम एक उसकी कॉपी, एक क्रोमोसोम एक उसकी कॉपी। अगर इधर एक क्रोमोसोम मौजूद होगा तो एक क्रोमोसोम और एक इसकी कॉपी बन जाएगी। दो मौजूद होंगे तो दो क्रोमोसोम और उसकी कॉपी बन जाएगी। अगर तीन मौजूद होंगे तो तीन क्रोमोसोम और उसकी कॉपी बन जाएगी। अगर 46 मौजूद होंगे तो 46 क्रोमोसोम और उनकी कॉपीज वो इस शक्ल में मौजूद होंगे। ऐसी 46 स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगी। और हम इधर 46 तो बना नहीं रहे हैं अपने इजी रखने के लिए, मुश्किल हो जाएगी अगर 46 में ड्रॉ करें, तो हम इधर जो है ना वो 3-4 ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी हम इधर बनाएंगे नहीं। अब ये होते हुए ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी दौरान जो है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। और ये जो न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है ये भी डिसअपीयर हो जाएगा। कब? प्रोफेज के अंदर, जब ये क्रोमैटिन कंडेंस हो गए, तब्दील हो गया, किसके अंदर तब्दील हो गया? क्रोमोसोम में तब्दील हो गया। उसी दौरान ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपीयर हो चुकी है, और जो न्यूक्लियोलस मौजूद है वो भी डिसअपीयर हो चुका है। तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको याद हो जाए ये बात, मैं इधर लिख देता हूं प्रोफेज। प्रोफेज इसमें क्या क्या होगा? नंबर 1, न्यूक्लियर मटीरियल डिसअपीयर, सॉरी नॉट न्यूक्लियर मटीरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मौजूद है, न्यूक्लियर मटीरियल तो मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर या डिसमेंटल, टूट गई। इसी तरीके से जो इधर न्यूक्लियोलस मौजूद होगा वो भी डिसअपीयर हो जाएगा, वो भी अपना नजर आना बंद हो जाएगा। और अपीयर क्या हो जाएगा? जो क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम वो अपीयर हो जाते हैं, वो नजर आने लग जाते हैं। इधर ये जब क्रोमैटिन की शक्ल में उस वक्त ये नजर नहीं आ रहे थे, नजर कब आएंगे? जब सेल डिवाइड करेगा और ये क्रोमोसोम जो है ना वो अपीयर हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि क्रोमोसोम जो है ना वो सिर्फ डिवाइडिंग स्टेज में नजर आ सकते हैं, डिवाइडिंग सेल में नजर आएंगे, नॉन डिवाइडिंग में आप इसको नहीं देख सकते। तो इधर तक बात कंप्लीट हो गई। अब आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे बड़ी जगह दरकार होगी, इसलिए इसको जो है ना वो रेज कर देता हूँ, इस पूरे इंट्रोडक्शन को रेज कर देते हैं। अब हम प्रोफेज को जो है ना वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे। यस, तो अब जो हमारा इधर स्टेप कंटिन्यू है ना बेटा, वो है प्रोफेज। प्रोफेज और वो किस तरीके से? ये सेल मौजूद और इसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस मौजूद होगा। अब हमें चूंकि न्यूक्लियस की जरूरत है, इसको मैं यूं बना देता हूं। और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपीयर हो चुकी है, और इधर ये क्रोमोसोम मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है। एक स्ट्रक्चर हमने इधर बनाई थी इस जगह पे, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया था हमने? उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया था सेंट्रियोल। जब ये क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे उसी वक्त ये सेंट्रियोल क्या करेगा? ये डुप्लीकेट करेगा, ये भी अपनी कॉपी बनाएगा और इसकी एक कॉपी इधर बन जाएगी। अब एक इधर ही मौजूद रहेगा और एक कॉपी जो है ना वो अपोजिट पोल की तरफ, किनारे की तरफ मूव होगी, और यहां से मूव होके वो इस जगह पे यूं आ जाएगी, ये सेंट्रियोल। अब कितने सेंट्रियोल बन गए? एक जोड़ा बन गया, और इनको मिला के नाम दे दिया जाता है, इनको मिला के नाम दिया जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये एक इधर मौजूद और एक इधर मौजूद। अब अगला जो अमल है ना वो अब शुरू होने वाला है। सेंट्रियोल जो है ना, इनसे कुछ धागे बनना शुरू होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल बनना शुरू होंगे, धागे बनना शुरू होंगे। इधर से भी धागे बनना शुरू होंगे, फाइबर बनना शुरू होंगे, थ्रेड बनना शुरू होंगे। और ये जो धागे होंगे ये तीन तरह के होंगे, तीन तरह के होंगे। ये जो छोटे छोटे धागे बने हैं, ये आपको छोटे छोटे धागे नजर आ रहे हैं, इनको बोलेंगे जी एस्टर। एस्टर या इनको बोलेंगे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एक नंबर धागे ये बन गए, छोटे धागे, इनको बोलेंगे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और कुछ जो है ना वो इनसे धागे बनेंगे, वो लंबे हो जाएंगे, इधर भी लंबे हो जाएंगे, इधर भी लंबे हो जाएंगे, और इधर से भी उसी तरह के धागे निकलेंगे, वो यहाँ भी लंबे हो जाएंगे और इधर भी लंबे हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ और भी धागे इधर से निकलेंगे, वो इधर भी लंबे होंगे, इधर भी लंबे होंगे, और वो आपस में इंटरडिजिटेट करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इन धागों को हम नाम देंगे जी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल या नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। अब तीसरे नंबर के धागे,
तीसरे नंबर के धातु को मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ, वो यहाँ से निकलेंगे और आपस में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि वो क्रोमोसोम को आके जो है ना वो अटैच करेंगे, क्रोमोसोम से आके वो जुड़ जाएंगे। यूं क्रोमोसोम की किस जगह पे वो आके जुड़ेंगे? लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में दरमियान में हमने एक जगह पड़ी हुई है, ये वाली जगह, ये जो दरमियान की जगह होगी इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा जी सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। और इसी के ऊपर एक प्रोटीन मौजूद होगा, प्रोटीन, सेंट्रोमेयर तो एक जगह है, जगह, और उसके ऊपर एक प्रोटीन मौजूद होगा, उस प्रोटीन को बोलेंगे काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल आएंगे ना वो आके इस काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होंगे, इसके ऊपर अटैच होंगे, काइनेटोकोर के ऊपर आगे अटैच होंगे। ये काइनेटोकोर के ऊपर एक क्रोमोसोम को एक जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो इधर से आगे पकड़ेगा और एक माइक्रोट्यूब्यूल इधर से आगे पकड़ेगा। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम बोलेंगे ये जुड़ गए, किससे जुड़ गए? काइनेटोकोर से जुड़ गए, इसलिए इनको बोलेंगे काइनेटोकोर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और जो काइनेटोकोर से नहीं जुड़ सके उनको क्या नाम दे दिया? नॉन काइनेटोकोर या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। इन दोनों को मिला के, ये काइनेटोकोर भी और नॉन काइनेटोकोर भी, इनको मिला के एक नाम दे दिया जाएगा, इनको मिला के नाम दे दिया जाएगा जी स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। दोनों को मिला के, एक और ये दो, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर और ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और तीसरे नंबर पे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। इनको मिला के एक नाम दे दिया जाएगा, इनको मिला के नाम दे दिया जाएगा माइटोटिक अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस। इनको माइटोटिक अपरेटस नाम दे दिया जाएगा। एक एस्ट्रल ट्यूब्यूल, ये छोटे छोटे धागे और ये लंबे धागे जो आपस में जुड़ गए और जो क्रोमोसोम से जुड़ गए, यानी स्पिंडल फाइबर और ये सेंट्रियोल खुद, इनको तीनों को मिला के नाम दे दिया जाएगा माइटोटिक अपरेटस। ये माइटोटिक अपरेटस ये किस स्टेज पे बनेगा? ये प्रोफेज में बनेगा, लेकिन बुक के अंदर ये जो माइटोटिक अपरेटस दिया हुआ है ना वो कैरियो काइनेसिस में दिया हुआ है। तो आप इसी तरीके से याद कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। इधर आप याद, उन्होंने माइटोटिक अपरेटस को पहले बना दिया है और बाद में प्रोफेज का आगाज कर दिया है, लेकिन उस तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने एक तरतीब से इसको समझा दिया है। और ये प्रोफेज के अंदर माइटोटिक अपरेटस बनेगा। बुक में यूं मेंशन है कि ये कैरियो काइनेसिस के अंदर बनेगा, तो प्रोफेज भी उसी की ही एक स्टेज है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब इधर तक प्रोफेज जो हमारी है ना वो मुकम्मल हो चुकी है, ये स्टेज मुकम्मल हो चुकी। अब अगली जो स्टेज बननी आनी है हमारे पास वो आनी है जी मेटाफेज, मेटाफेज। प्रोफेज मुकम्मल होगी, अगली स्टेज होगी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? यही छोटी सी स्टेज है, बहुत बड़ी स्टेज नहीं है, छोटी सी स्टेज है। ये जो क्रोमोसोम होंगे ये आपस में अलाइन करेंगे, खुद को तरतीब देंगे। किस जगह पे तरतीब देंगे? दरमियान में तरतीब देंगे। और दरमियान के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इक्वेटर। कितना हो गया? 43 मिनट हो गए, चलें बस 2 मिनट। तो ये जो है ना क्रोमोसोम क्या करेंगे? अपने आप को दरमियान में तरतीब देंगे। किस जगह पे तरतीब देंगे? इक्वेटर के ऊपर तरतीब देंगे। और इक्वेटर के ऊपर तरतीब देने के बाद जो किधर से ये स्पिंडल फाइबर बने हुए हैं, यूं आएंगे और यूं आके उन्होंने पकड़ा हुआ है, और ये किस जगह पे आ चुके हैं? दरमियान में आ चुके हैं और इक्वेटर पे आ चुके हैं। और दरमियान में ये जो लाइन बन गई है, इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। जब इक्वेटोरियल प्लेट बन जाए उसका मतलब यह है कि मेटाफेज आ चुकी है। बस मेटाफेज पे यही होगा, इसके बाद मेटाफेज भी कंप्लीट हो जाएगी। अगली जो हमारी स्टेज आएगी वो एनाफेज आएगी और उसको हम अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। मेटाफेज तक हमारा कंप्लीट हो गया, उसको जो है ना बुक से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, लेक्चर को बार बार देखें, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अगले लेक्चर के अंदर एनाफेज से जो है ना हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे।